कुकिंग कोर्स के स्पेशल क्लासेस के लिए होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया गया था, जहां एक ओपन किचन का सेटअप था। ये क्या, फ्राइंग पैन फिर से? नो वे, मैं फ्राई। एक काम कर, और जोर से बोल, ताकि मैम आकर हम दोनों का सिर आपस में भिड़ा दे। जानती नहीं तू क्या, हॉट मैडम आई हुई इंस्पेक्शन पे, उन्हें पता चल गया तू ऐसी नौटंकी कर रही है, तेरे पैसे भी रख लेगी और तुझे कोर्स से भी निकाल देगी। अरे होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ मैं, किसी की चापलूसी नहीं। मैडम की पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी ना हूं कि वो जो कुछ कोर्स में इंक्लूड करेंगी मैं करते बैठूंगी। तुझे पता है ना मुझे तेल से कितनी प्रॉब्लम होती है, चेहरे पर दाने दाने आ जाते हैं मेरे। और आज तो लड़के वाले देखने भी आने वाले हैं। इन तेल पकौड़ों के चक्कर में अपना रिश्ता हाथ से जाने नहीं दे सकती मैं। वाह, मतलब राज को छोड़ देगी तू? तू नो बहुत बदजुबान है। कितनी बार कहा है उसका नाम मत लिया कर। किसी के कान में बात पड़ गई तो पता चला मेरी घर गृहस्थी को आग लगाने वो मेरे घर पहुंच गए। कान इधर ला, एक सीक्रेट बताती हूँ। राज के घर एक मीडिएटर मेरी बायोडेटा और कुंडली लेकर गया था, तो वही लोग आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। अब राज के पेरेंट्स के सामने मैं सुंदर नहीं देखूंगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तभी कड़क साड़ी पहने एक के बाद एक अपने कदम बढ़ाती हुई मैडम सुप्रिया नेहा और रमा के बीच अपना सर आगे करते हुए कहती है, हो सकता है तुम्हें खाना बनाना सही से ना आता हो, इसीलिए वो मना करके चले जाए। यू नेवर नो। शादी ब्याह की बात करनी है तो किसी मैट्रिमोनियल साइट के ऑफिस में जाकर इंटर्नशिप करो। यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। नॉनसेंस। मैं अपने इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं होने दूंगी तुम जैसी नकारा लड़कियों के कारण। निकल जाओ मेरे क्लास से, गेट आउट। गैस के नॉब को वहीं बंद करके नेहा और रमा क्लास से बाहर आ जाती हैं। तेरे घर वालों के पास बहुत पैसे हैं बहना, यहाँ नहीं तो वहां वो लोग तुझे सेटल कर देंगे, पर मेरा क्या, मुझे जॉब करनी होगी, मेरे पास और ऑप्शन नहीं है। तेरे पीछे पीछे अब मैं अपनी क्लासेस और मिस नहीं कर सकती। नेहा रमा से हाथ पैर जोड़कर माफी मांगती है और उसके साथ अपने घर लौट आती है। हाँ बेटा, नेहा ठीक ही तो कह रही है। अब तेरी सहेली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, एक दिन तो तू यहाँ रुक ही सकती है। तुझे पता है ना तेरे बिना ये कुछ नहीं कर पाती। प्लीज रमा, तू नहीं रहेगी तो मेरे बाल कौन बनाएगा? मेरे सूट पर कौन सी सैंडल मैच करेगी कौन बताएगा? तू आज यहीं रुक जा, कल जब सब हो जाए ना फिर मैं तुझे खुद छोड़ कर आऊंगी। ला तेरा फोन ला, मैं तेरी मम्मी से बात कर लेती हूँ, वो ना नहीं कहेंगी। आई नो, जब तुझे लड़के वाले देखने आएंगे तो तेरे घर की सारी तैयारी करने का जिम्मा मेरा रहेगा, प्रॉमिस। हाँ बाबा, हाँ समझ गई मैं, अब ड्रामे मत कर। मुझे पता है मैं मना भी कर दूंगी ना तब भी तू मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी जब तक तेरा काम ना हो जाए। चल मैं यही हूँ, अब खुश? बहुत खुश। आज रात अपनी सहेली के साथ नेहा बड़ी सुकून से बिताती है और अगली सुबह हॉल में बैठे हुए राज के परिवार से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। नहीं यार, लिपस्टिक बहुत लाइट है, थोड़ी और डार्क करना। लगना चाहिए कि मैं गोरी चिट्टी हूँ, वरना राज के पापा क्या सोचेंगे मैं बाकी लड़कियों की तरह फोटो में फिल्टर लगाती हूँ। एक काम करती हूँ, तेरे गालों पर भी ना डबल ब्लश लगा देती हूँ, गाल भी लाल लगने चाहिए ना। और ये ग्रे कलर की साड़ी छोड़कर तू ना प्रॉपर रेड कलर की साड़ी पहन ले, फिर हॉल में ही फेरे भी कर लेना। जितना मिनिमल मेकअप रहता है इंसान उतना ही ग्लो करता है। जबरदस्ती तुझे डायन क्यों बनना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और बाहर जिस हिसाब से माहौल है मुझे तो लग रहा है तेरी सास तेरा मुंह धुलवाकर कहीं धूप में तेरा चेहरा देखने की बात ना कह दे। माना चश्मा लगा हुआ है राज की मम्मी को, पर ट्यूबलाइट की रोशनी में भी ठीक देख लेती है वो। तो मुझे छत पर क्यों लेकर जाएगी रमा? अभी तक जो राज की माँ थी अब तेरी सास बनने वाली है, छत पर क्या वो तुझे कहीं भी ले जाएगी। फिलहाल तो हॉल में जा। घबराती हुई नेहा हॉल में जाती है। राज सारी बातों को इस तरह नेहा के फेवर में घुमा देता है जिससे सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और पहली ही मीटिंग में बात पक्की हो जाती है। कितना कुछ आता है बेटा तुम्हें, ये सब तो हमें पता ही नहीं था। वो तो मैंने बातों बातों में पूछ लिया पापा, तो हमें पता चला, वरना मुझे नहीं लगता कि नेहा जी हमें ये सब बताती। गुणी लोगों के यही संस्कार होते हैं बेटा। जैसे अभी तक क्या मैंने एक बार भी कहा कि जिन हालातों में मैंने राज को पाल पोस कर इंजीनियर बनाया, कैसे कैसे उनके बिजनेस सेटअप करने में मदद की? नहीं ना, जो काम करते वो कभी अपने मुंह से बोलते ही नहीं। तो रिश्ता पक्का समझू मैं बहन जी? अब क्या आंटी जी लिख कर देंगी? पक्का बाबा पक्का। सगाई, मेहंदी, हल्दी, संगीत, शादी सब अच्छी तरह से निपट जाता है और बहू बनकर नेहा राज के घर आ जाती है 1 महीने बाद। उपमा बना रही हूँ मम्मी। उपमा में तो इतने तेल मसाले का इस्तेमाल नहीं होता, फिर छींक क्यों रही है तू? अरे यार मम्मी, आप जानती हो ना मेरी और कढ़ाई की जन्मों जन्म की दुश्मनी है। जरा सी छौंक लगाई नहीं कि यहाँ मेरी बैंड बज जाती है।
सूजी के सीखने के बाद जब पानी डाला ना, तो उस पानी का धुआं भी मेरे चेहरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे वो तो तेरे ससुराल वाले अच्छे है बेटा, पर ऐसे कब तक चलेगा? तीज त्योहार में तो कढ़ाई बिना चढ़ाए काम होता ही नहीं। अभी कोई तीज त्योहार नहीं आ रहे ना मम्मी, तुम प्लीज मुझे टेंशन मत दो ना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, सभी को नाश्ता देना है। सूजी के उपमा के साथ सत्तू की चटनी बनाकर नेहा सभी को परोसती है। क्या क्यों नेहा, तूने तो इस घर में आकर इस घर को रोशन कर दिया है, खास करके मेरे जीवन को। राज के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि दूसरा बच्चा ठहर जाए बेटी की आस में, पर भगवान को इसे कोई बहन देनी ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में तुम आने वाली हो। आज तक किसी ने गर्मा गर्म खाना परोस कर मुझे दिया नहीं, और तू मुझे रोज गर्मा गर्म पकवान खिला रही है। कहीं मेरी आदत ना बिगड़ जाए। तो मैं कौन सा यहाँ से जाने वाली हूँ मम्मी जी। बात तो सही है मम्मी, अरेंज मैरिज में भी ऐसी घरेलू लड़की मिली है मुझे कि लव मैरिज में तो मिलती ही नहीं। तेरी शादी होती ही नहीं बेटा, हमारे घर में प्रेम विवाह अलाउड ही नहीं है, कितनी बार बताया तुझे। राजी आपकी कटोरी की चटनी खत्म हो गई है, मैं भी लेकर आती हूँ। इसी तरह हंसी मजाक लुका छिपी में नेहा के अपने ससुराल में दिन गुजर रहे थे। एक सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है। क्या? पर क्यों करनी इतनी तैयारियां? अरे बहू तू ये कैसी बातें कर रही है, इतना बड़ा त्योहार है भाई दूज का, ऐसे में खीर पूरी आलू दम की सब्जी बड़े चिप्स खजला पापड़ और 2-4 मीठे नहीं बने तो क्या ही पर्व का मजा है। इनके बड़े भाई की बेटी स्वाति, याद होगी तुझे, पूरे 36 घंटे ट्रेन में बिता कर आती है सिर्फ और सिर्फ भाई दूज में राज का कलावा बांधने और गिफ्ट देने। ऐसे में उसके लिए तैयारियां भी ना करूं क्या मैं? रक्षाबंधन और भाई दूज पर हमेशा बहन की कमी स्वाति ने ही पूरी की है राज की, वरना राज कैसे बहनों की अहमियत समझता। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मेरा मतलब नहीं समझी। मेरे कहने का मतलब था सिर्फ खीर पूरी क्यों, छोले भटूरे नान तवा रोटी सबकी तैयारी करते हैं ना। शादी के बाद दी की पहली भाई दूज है इस घर में, मेरी भी तो पहली भाई दूज है ना, उन्हें भी तो लगना चाहिए भाभी आने के बाद उनका रुतबा इस घर में और बढ़ गया है। मुस्कुराती हुई निर्मला अपनी बहू के सर पर हाथ फेर कर कमरे से बाहर निकल जाती है और नेहा का तो सिर ही फिर जाता है। क्या हो गया बहन, तू इतनी घबराई हुई क्यों है, और इतनी हड़बड़ी में तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऑल इज गुड ना? अरे सब तबाह हो गया रमा, सब तबाह हो गया, तू ही मेरी नैया पार लगा दे। अच्छा लगाती हूँ। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी क्या मुझे? अंदर आने दे, जरा सांस ले लूं, पानी पी लूं मैं। ना बहन मत पानी पी, राज भी घर पर है, पापा जी भी और मम्मी जी के साथ मेरे कमरे में ही विराजमान है। ऐसे में तुझे दूसरे कमरे में लेकर जाऊंगी तो किसी को भी शक हो जाएगा। तू यही मेरी बात सुन, जिसका डर था वो घड़ी आ गई। अब वापस से कढ़ाई में पूरी तलनी होगी, मुझे सब्जी बनानी होगी, क्या करूं मैं? भाई दूज तक अपनी बहन के घर रुक जाना, एक बार सब कुछ हो जाए फिर तू चली जाना प्लीज। और मेरे भाई का क्या, मेरे फेस्टिवल का क्या? तेरा छोटा भाई क्या मेरा भाई नहीं है? अरे फोन लगा कर दे, मैं राहुल से बात करती हूँ, मुझे पता है वो मना नहीं करेगा। और प्लीज 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 मेरी नैया पार कर दे, फिर तेरी शादी मेहंदी संगीत सभी को पार लगाने की जिम्मेदारी मेरी। और प्रॉपर एक्टिंग के साथ रमा नेहा को सरप्राइज देती हुई उसके घर अंदर आती है और भाई दूज तक वहीं रुक जाती है। 5 ही पूरियां और तल देना रमा, फिर मेरे अंदाजे से सभी के हिसाब से पूरियां वो हो जाएंगी। सारा काम तुम मुझसे करवा रही है नेहा, चिप्स तलो तो आलू तलो तो पूरी तलो, और खुद पिछले 2 घंटों से सिर्फ ये खीर बनाई है और तूने आटा गूंथा है। तेरी फ्रेंड पहली बार तेरे ससुराल आई है और तूने उसे नौकरानियों की तरह काम करवाया है। कसम से मैं यहाँ कभी नहीं आने वाली, और मुझसे कुछ होगा भी नहीं, बहुत थक गई हूँ मैं। और देख, अब किसी ने भी पूरी मांगी तो कह देना सिलेंडर खत्म हो गया, जा रही हूँ यहाँ से मैं। अरे हाँ बाबा, तो मैं कहाँ तुझे रुकने को कह रही हूँ, पर तूने अब जब खाना बनाया है तो खाकर जाना मेरी बहना। सभी के साथ रमा भी खाने पर बैठ जाती है। मान गए बाबा, मान गए नेहा, तुम्हारे हाथों के स्वाद को अब समझ में आया कि राज के चेहरे के इस ग्लो का कारण फ्रूट फेशियल नहीं, तुम्हारे हाथ का बना खाना है। क्या सॉफ्ट पूरी है, क्या कुरकुरी सब्जी, कसम से आज मेरा तो दिन ही बन गया। तो रोज दिन बना बेटा, तेरे भाभी पूरी सब्जी बना दिया करेगी, आराम से छुट्टियां मनाया। नहीं ना चाची, इनका कॉल आ रहा है, मैं रुक नहीं पाऊंगी, शाम तक निकलना होगा। अरे दीदी, मेरी शादी के बाद पहली बार तो आप आई हैं और आधे दिन में निकल जाएंगी। आप आइए तो घर कितना भरा भरा सा लग रहा है, फिर सुना लगने लगेगा।
अरे नहीं लगेगा, क्योंकि पापा को छुट्टी मिल गई है और वो अपनी छुट्टी के 7 दिनों में से 2 दिन यहाँ बिताने वाले हैं। तो यहाँ मैं निकली और वहां वो आ गए। क्या भाई साहब आ रहे हैं? छुट्टी मिल गई उन्हें? चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये कौन से भाई साहब हुए पापा जी? अरे बहू, तेरे बड़े ताया जी, वो ड्यूटी पर रहते हैं ना जनरली, उन्हें छुट्टी मिलती नहीं, तो शादी में भी नहीं आ पाए। अब छुट्टी मिली है तो तेरा उनसे मिलना भी हो जाएगा। उनके लिए कोफ्ते तैयार कर लेना, गर्मा गर्म कोफ्ते, भाई साहब को बड़े पसंद है। बस ये सुनने की देरी थी कि रमा तो अपना सामान बांध कर निकल पड़ती है। इस बार तो रमा भी नेहा की मदद नहीं करने वाली थी। रात को अपने कमरे में इस सिलसिले में नेहा राज से बात करती है। 3 साल तक हम रिलेशन में थे, कभी तुमने इस ताया जी और इनके कोफ्ते के शौक के बारे में जिक्र भी नहीं किया। कोफ्ते में क्या पसंद आया ताया जी को, भगवान ही जाने। अरे ये क्या बात हुई नेहा, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है। अरे तो मेरे आने के पहले कोफ्ते कौन बनाता होगा? मम्मी जी बनाती होगी ना। मतलब कि ताया जी को कोफ्ते नहीं, मम्मी जी के हाथ के कोफ्ते पसंद है, तो मम्मी जी को कहना होगा। मैं कहाँ खरी उतर पाऊंगी ताया जी की पसंद पर। अरे मम्मी के हाथ के कोफ्ते कहाँ से नसीब हो पाएंगे ताया जी को? वो पुलिस ऑफिसर है, कभी यहाँ ड्यूटी रहती थी कभी वहां, कभी ऐसा संजोग ही नहीं बन पाया कि वो मम्मी के हाथ का कोफ्ता खा पाए। वैसे नेचर के बड़े मजाक क्या है, पर जैसे ही कोफ्ते की बात आती है तो इतने सीरियस हो जाते हैं कि क्या कहें। वो हमेशा से चाहते थे कि मेरी बीवी उनके लिए कोफ्ते बनाए। तो तुम 1-2 दिन में अच्छे से कोफ्ते बनाने की प्रैक्टिस कर लो, परसों आ रहे हैं ताऊ जी। रात के ठीक 12 बजे नेहा किचन में जाती है और कढ़ाई की तरफ देखती है। पहली बार राज ने मुझसे कुछ मांगा है, और ताऊ जी कोफ्ते को लेकर जितने सीरियस है, अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर कोफ्ते मुझसे बनाए नहीं जाएंगे। अगर जैसे तैसे मैंने बना भी लिए तो उन्हें परोसने लायक तो नहीं बचूंगी। कोफ्ते बनाने के लिए नेहा पत्ता गोभी घसना शुरू करती है। थोड़ी सी शिमला मिर्च, गाजर और अदरक को भी कद्दूकस करने के बाद लहसुन कूटकर सभी चीजों को मिलाकर गोल गोल लड्डू बना लेती है। फिर दूसरी तरफ बेसन का घोल तैयार करती है। इतना भी मुश्किल नहीं है, आई नो, मैं कर लूंगी। वो तो रहा है सब कुछ, बस अब इस बैटर में इस मिश्रण को डिप करना है और कढ़ाई में डाल देना है। बस बहुत आसान है, तुम कर लोगी नेहा। नेहा गोल गोल बनाए हुए मसाले के लड्डू को बेसन में घोलकर डुबोकर जैसे ही तेल में डालती है, कुछ भी नहीं होता। वो पकोड़े तेल के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अरे ये क्या बात हो गई? ये पकोड़े तो ऊपर ही नहीं आ रहे, ना ही कोई स्मेल आ रही है। करना क्या होता है इसमें? रमा को फोन लगाती हूँ। तो कोफ्ते बना रही है? मैं नहीं मान सकती बहन, मैं नहीं मान सकती। अभी तक अगर तूने गैस ऑन कर दिया होता ना तो तेरी छींकें शुरू हो चुकी होती। अरे हाँ, मैंने गैस ऑन ही नहीं किया। एक बार गैस ऑन करके ट्राई करती हूँ। ये तेल बर्बाद हो चुका है, ठंडे तेल में कोफ्ते नहीं फ्राई होते। इस तेल को फेंक और दोबारा ट्राई कर। फिर से गोल गोल कोफ्ते के मसाले को नेहा बेसन के बैटर में डालती है और गरम तेल में जैसे ही पहला कोफ्ता जाता है, छींकों की बारिश शुरू हो जाती है। हाक्चू, हाक्चू, हाक्चू। पहला कोफ्ता बनकर तैयार, तैयार भी नहीं हुआ कि छींकें आना शुरू हो गई। हाक्चू। ऊपर से उबकाई भी आने लगा। हाक्चू, उबकाई भी आने लगी। अब क्या करूं? नेहा फौरन गैस बंद करती है और अपने कमरे में आ जाती है अगली सुबह। ओ, अरे क्या हो गया? तुम चीखे क्यों? अरे नेहा, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपने चेहरे की? चेहरे पर पिंपल्स आ गए, नाक के ऊपर वाला पिंपल तो गजब बुरा दिख रहा है। कुछ लगाओ यार, ताऊ जी के सामने तुम ऐसे जाओगी, वो भी पहली बार, अच्छा नहीं लगेगा। अपना चेहरा बचाओ, अपनी हेल्थ बचाओ, ताया जी को कोफ्ते खिलाऊं, क्या क्या करूं मैं? कहां फंस गई? नेहा अब बुरी तरह हार चुकी थी। उसका भांडा किसी भी वक्त फूटने वाला था। 2 दिन बाद सुबह के 9 बजे रसोई में यहां से वहां चक्कर काटती हुई नेहा खुद में बड़बड़ा रही थी। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे हाथ में, ताया जी आते ही होंगे, कोफ्ते मांगेंगे, कहां से दूंगी उन्हें कोफ्ते? नेहा अपनी सास को सब बताने जाने वाली थी कि उसे मैडम सुप्रिया की बात याद आती है। मैडम ने कहा था खाना बनाना ही सिर्फ कला नहीं होता, खाने के साथ खेलना कला होता है। मुझे कढ़ाई में कोफ्ते को फ्राई करने से प्रॉब्लम है, पर कोफ्ते के सामान से मैं कुछ और भी तो बना सकती हूँ, जैसे कि सैंडविच, पराठा। अरे हाँ, पराठा, ये सही रहेगा। बस भगवान मेरा बेड़ा पार लगा देना।
पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का मिश्रण नेहा तैयार करती है। सूखे आटे में थोड़ा बेसन डालकर उसे अच्छी तरह गूंथ कर सेट करने के लिए छोड़ देती है। और अब बारी आती है इस बेसन के पराठे के अंदर कोफ्ते की स्टफिंग डालने की। हे भगवान, पराठा फट ना जाए, लाज रखना। पराठा बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाता है। धनिया की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ डरते डरते नेहा अपने ताया ससुर के सामने उस पराठे को परोसती है। मैं तो कोफ्ते का इंतजार कर रहा था, पर तूने पराठा ला दिया। चल कोई बात नहीं, वैसे भी कितने भी कोफ्ते खा लूं पेट नहीं भरता। मेरा पेट तो इसी पराठे से भरूंगा मैं, उसके बाद कोफ्ते भी खा लूंगा। ताया जी जैसे ही पराठे का पहला कोर अपने मुंह में डालते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हो गया सत्यानाश। क्या क्या कलाकारी दिखाई है, वाह क्या सही कलाकारी दिखाई है बहू तूने। जीती रह जीती रह। मैं हमेशा से सोचता था कि कोफ्ते को पराठे का रूप दे सकूं ताकि उससे मेरा पेट भी भर जाए और मन भी, पर तेरी ताई सास कभी बना ही नहीं पाई। वो कहती थी ऐसा कुछ बनना संभव नहीं है, पर तूने करके दिखाया। जादू कर दिया इन कोफ्ते के पराठों ने तो। ये रेसिपी लेकर ही जाऊंगा मैं यहाँ से बेटा। आप नाराज नहीं हुए ना ताया जी? आप ऐसा, माँ भी कभी कोफ्ते में 19-20 कर देती थी तो आप आग बबूला हो जाते थे। अरे महेश, तब मैं भी जवान था, खौलता खून था, कभी भी कुछ भी बोल देता था। पर तू ही बता, पराठे से अच्छा कुछ हो सकता है क्या? और अगर पराठा आपको आपकी पसंदीदा खाने का स्वाद का मिल जाए फिर क्या चाहिए। नेहा के ताया ससुर खुश होकर अपनी जेब से 21,000 रुपए निकाल कर नेहा के हाथों में रख देते हैं। नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो टेंशन फ्री हो जाती है।